कल सुबह जब तुम पेट्रोल पंप जाओगे, एक छोटा सा काम करना। बस बोर्ड पर लिखी कीमत देखना, फिर अगले पंप पर जाना और फिर अगले पर। तुम्हें क्या दिखेगा? हर जगह एक ही कीमत। पीएसओ हो, शेल हो या अटॉक पेट्रोलियम, सब एक जैसे। और यहीं एक सवाल पैदा होता है, कभी सोचा क्यों? तुम्हें बताया गया है कि ये फ्री मार्केट है, लेकिन अगर वाकई ऐसा होता तो कीमतों में फर्क होता ना। कोई सस्ता बेचता, कोई महंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सब एक ही लाइन में खड़े हैं। क्योंकि जिसे तुम कंपटीशन समझ रहे हो, वो कंपटीशन नहीं है, वो एक कार्टेल है, एक सिस्टम है। और हैरानी की बात यह है कि यह सिस्टम आज का नहीं है। यह सिस्टम 150 साल पहले एक आदमी ने बनाया था। उसका नाम था जॉन डी रॉकेफेलर। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे उसी आदमी का बनाया हुआ सिस्टम आज भी हर बड़ी कंपनी यूज कर रही है, और कैसे तुम खुद रोज हर पल उसी सिस्टम के अंदर जी रहे हो। यह कहानी है जॉन डी रॉकफेलर की, दुनिया के सबसे अमीर इंसान की। एक ऐसे आदमी की जिसने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया कि एक वक्त पर उसके पास अमेरिका की पूरी इकोनॉमी का 2% था, सिर्फ एक इंसान के पास। आज की ये कहानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और आइडा टार्बेल की फेमस बुक द हिस्ट्री ऑफ द स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी पर मबनी है। जॉन डी रॉकफेलर का जन्म 1839 में हुआ। उसके बाप एक ठग थे जो नकली कैंसर की दवाइयां बेचते थे। उसकी मां एक सख्त क्रिश्चियन थी। अब जरा इस कॉम्बिनेशन को समझो। बाप से मिली चालाकी और मां से मिला मॉरल कन्विक्शन। रॉकफेलर सच में बिलीव करता था कि जो वो कर रहा है वो खुदा की मर्जी है, और यही बिलीफ उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता था। 1859 में पेंसिल्वेनिया में तेल मिला। ऑयल रश शुरू हुआ। हर तरफ भगदड़ मच गई। रॉकफेलर उस वक्त सिर्फ 20 साल का था, लेकिन उसने वो नहीं देखा जो बाकी सब देख रहे थे। बाकी लोग ड्रिलिंग में पैसा देख रहे थे। रॉकफेलर ने देखा रिफाइनिंग में पावर। उसने समझ लिया कि असली बिजनेस तेल निकालना नहीं है, असली बिजनेस है तेल को साफ करना। क्योंकि तेल निकालने वाला चाहे कोई भी हो, उसे अपना तेल रिफाइन तो करवाना ही पड़ेगा। 1863 में रॉकफेलर ने सिर्फ $4000 लगाकर क्लीवलैंड में अपनी पहली रिफाइनरी खोली, और महज 2 साल में वो क्लीवलैंड की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन चुकी थी। क्लीवलैंड में उस वक्त 30 रिफाइनरीज थीं। कंपटीशन भयानक था, और यहीं रॉकफेलर की असली चालाकी सामने आई। उसने डिसाइड किया कि वो कंपटीशन से लड़ेगा नहीं, वो कंपटीशन को खत्म कर देगा। उसका पहला वेपन था वर्टिकल इंटीग्रेशन। मतलब जो भी तुम्हारा बिजनेस चलाने के लिए चाहिए वो सब खुद बनाओ। जरा एक एग्जाम्पल समझो। मान लो तुम चाय बेचते हो, दूध डेयरी से लेते हो, चीनी किराने वाले से, चाय पत्ती होलसेलर से। हर कोई तुम्हारे बीच खड़ा है और हर कोई अपना प्रॉफिट काट रहा है। अब सोचो, अगर तुम खुद डेयरी खोल लो, खुद चीनी का कारखाना लगा लो, खुद चाय पत्ती उगाने लगो, बीच के सारे लोग गायब, उनका प्रॉफिट अब तुम्हारा प्रॉफिट। रॉकफेलर ने बिल्कुल यही किया। उसने तेल के पीपे बनाने वाली फैक्ट्रीज खरीद ली, जो पहले 25 सेंट्स में पड़ते थे, अब 15 सेंट्स में खुद बनते थे। उसने टैंक वैगन्स खरीद लिए, अपने गोदाम्स बनाए, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी चाल अभी बाकी थी। रॉकफेलर ने रेल कंपनियों के साथ गुप्त सौदे किए। रेल कंपनियां उसे ढुलाई के पैसे वापस कर देती थीं। मतलब रॉकफेलर के लिए ट्रांसपोर्ट लगभग मुफ्त और उसके कॉम्पिटिटर्स के लिए बेहिसाब महंगा। अब हालात ये थे कि रॉकफेलर अपना केरोसिन इतना सस्ता बेच सकता था कि कॉम्पिटिटर्स हर बिक्री पर नुकसान में जाते, और रॉकफेलर फिर भी फायदे में रहता। यहीं से खेल पलट गया, और यहीं से एक सिस्टम पैदा हुआ जो आज भी जिंदा है। 1870 में रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ 4% मार्केट कंट्रोल करता था। और रॉकफेलर जानता था कि 4% पावर नहीं होती, पावर होती है कंट्रोल। इसलिए उसने अपना दूसरा वेपन निकाला, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। मतलब हर कॉम्पिटिटर को या तो खरीद लो या फिर हमेशा के लिए खत्म कर दो। 1872 आया और हिस्ट्री ने इसे नाम दिया द क्लीवलैंड मैसेकर। सिर्फ 3 महीने में रॉकफेलर क्लीवलैंड की हर रिफाइनरी के मालिक से मिला और हर किसी से एक ही बात कही, अपनी रिफाइनरी मुझे बेच दो। जो मान गए उन्हें फेयर प्राइस मिला और इज्जत के साथ एग्जिट। लेकिन जो नहीं माने
उनके लिए शुरू हुई प्राइस वॉर। रॉकफेलर ने कीमत इतनी नीचे गिरा दी कि वो कॉस्ट से भी कम थी। हर बिक्री पर कॉम्पिटिटर्स लॉस में जाते रहे और धीरे धीरे उनके पास सिर्फ दो रास्ते बचे, बेच दो या दिवालिया हो जाओ। नतीजा ये निकला कि सिर्फ 3 महीने में 26 में से 25 रिफाइनरीज रॉकफेलर के कंट्रोल में आ चुकी थी। मार्केट शेयर 4% से सीधे 25% पर पहुंच गया और यही लिखा गया वो ब्लूप्रिंट जो आज भी दुनिया फॉलो करती है। पहले ऑफर करो, अगर मना करें तो इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करो, फिर जो बचे उसका मलबा सस्ते में खरीद लो। 1879 तक स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की 90% रिफाइनिंग पर कब्जा कर चुकी थी। लेकिन अब रॉकफेलर के सामने दो नए मसले खड़े हो गए थे। पहला, मोनोपोली गैर कानूनी थी। दूसरा, पब्लिक उससे नफरत करती थी और उसे रॉबर बैरन कहा जाता था। 1882 में इसका हल निकला, ट्रस्ट का मतलब सिंपल था, कागजों पर कंपनियां अलग रहें लेकिन असली कंट्रोल एक ही हाथ में हो। रॉकफेलर ने 34 अलग कंपनियां बनाई, नाम अलग, बोर्ड अलग, लेकिन सबका कंट्रोल एक ट्रस्ट के पास। यहीं से होल्डिंग कंपनीज का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। आज अल्फाबेट के नीचे गूगल और यूट्यूब है, मेटा के नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। पाकिस्तान में इंग्रो, लकी ग्रुप और निशाद ग्रुप। ये सब असल में रॉकफेलर के 1982 वाले ट्रस्ट का मॉडर्न वर्जन है। फिर 1911 आया जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्टैंडर्ड ऑयल एक गैर कानूनी मोनोपोली है और इसे 34 कंपनियों में तोड़ दिया जाए। सुनने में लगता है जैसे ये रॉकफेलर की हार थी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। कंपनी टूटी मगर मालिक नहीं बदला। रॉकफेलर के पास अब भी सारी 34 कंपनीज के शेयर्स थे। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी एक्सॉन बन गई, न्यूयॉर्क वाली मोबिल और कैलिफोर्निया वाली शेवरॉन। और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि ब्रेकअप से पहले एक शेयर $660 का था और ब्रेकअप के बाद इन 34 कंपनीज की कंबाइंड वैल्यू $900 से ज्यादा हो गई। रॉकफेलर टूटकर भी और अमीर हो गया। और कहानी यही खत्म नहीं होती। 1999 में एक्सॉन और मोबिल फिर से मर्ज हो गई और एक्सॉन मोबिल बन गई। जो मोनोपोली 1911 में तोड़ी गई थी वो 100 साल बाद बिना शोर बिना आवाज के चुपचाप वापस जुड़ गई। 1913 में रॉकफेलर ने एक और चाल चली। उसने रॉकफेलर फाउंडेशन बनाई और दुनिया को बताया कि वो $250 मिलियन डोनेट कर रहा है। आज के हिसाब से $7 अरब से ज्यादा। बाहर से देखने में ये दान पुण्य लगता है, इंसानियत, सेवा, लेकिन असल खेल इसके पीछे था। फाउंडेशन बनने के बाद रॉकफेलर को टैक्सेस नहीं देने पड़े, कंट्रोल अब भी उसी का रहा। और जब उसने यूनिवर्सिटीज को पैसा देना शुरू किया तो वो ये भी डिसाइड करने लगा कि पढ़ाया क्या जाएगा, सोचा क्या जाएगा। जो आदमी कल दुनिया का सबसे नफरत किया जाने वाला इंसान था, वही आदमी अब दानवीर कहलाने लगा। और ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। आज हर बड़ा अरबपति यही करता है। बिल गेट्स की गेट्स फाउंडेशन, मार्क ज़करबर्ग की चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव, पाकिस्तान में अमन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन। ये सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये टैक्स बचाने, नाम चमकाने और पॉलिसी कंट्रोल करने का सबसे साफ तरीका है। रॉकफेलर बनाया हुआ सिस्टम आज भी जिंदा है, बस नाम बदल गए हैं। पाकिस्तान में जरा देखो, टेलीकॉम सेक्टर में 2016 से पहले 5 ऑपरेटर्स थे। मोबिलिंक, टेलीनॉर, जोंग, यूफोन, वारिद। आज प्रैक्टिकली 3 बचे हैं, जैज, टेलीनॉर, जोंग। यही क्लीवलैंड मैसेकर 2016 एडिशन। एंग्रो कॉर्पोरेशन को देखो, फर्टिलाइजर शुरू किया, फिर फूड्स में गए, तरंग, ओमोर, फिर एनर्जी में पावर प्लांट्स, फिर पॉलीमर प्लास्टिक्स, फिर वोपक में स्टोरेज टर्मिनल्स। हर स्टेप खुद कंट्रोल। यही है वर्टिकल इंटीग्रेशन। लकी ग्रुप को देखो, सीमेंट, पेंट्स, केमिकल्स, रॉ मटेरियल्स और फाइनेंस के लिए बैंक। पूरी सप्लाई चेन एक ही छत के नीचे। निशाद ग्रुप में टेक्सटाइल, फाइनेंस, सीमेंट, एनर्जी और बहरिया टाउन में जमीन से लेकर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रोड्स, बिजली, मार्केटिंग, सब कुछ खुद। ये सब कुछ नया नहीं कर रहे, ये सब रॉकफेलर की 150 साल पुरानी प्लेबुक फॉलो कर रहे हैं। अब जरा जिंदगी देखो,
पेट्रोल में पीएसओ, शेल, अटॉक, कंसोलिडेशन, एक जैसी कीमतें, बैंकिंग में एचपीएल, यूबीएल, एमसीबी, होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर, सीमेंट में लकी, डीजी खान, मैपल लीफ, कार्टेलाइजेशन, टेलीकॉम में जज, टेलीनॉर, जोंग, कंसोलिडेटेड मार्केट, फर्टिलाइजर में एग्रो और फौजी, ड्यूपॉली। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे पास सच में चॉइस है? नहीं, चॉइस सिर्फ एक इल्यूजन है। अब सवाल ये है, करना क्या है? तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता एक्सेप्ट करो, सिस्टम को मान लो, जो सुविधाएं मिलती हैं उनका फायदा उठाओ। सबसे आसान रास्ता, लेकिन ये हार मान लेना है। दूसरा रास्ता लड़ो, छोटी दुकानों से खरीदो, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। रास्ता नेक है, लेकिन थकाने वाला है। और सच कहे तो सिस्टम इतना पावरफुल है कि ये रास्ता अक्सर काम नहीं करता। तीसरा रास्ता समझो और पोजीशन लो। अगर सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते तो सिस्टम के मालिकों के साथ खड़े हो जाओ। जो कंपनीज मार्केट डोमिनेट कर रही हैं उनके हिस्सेदार बनो। एमसीबी बैंक, लकी सीमेंट, एंग्रो कॉर्पोरेशन, हब पावर, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। अगर सिस्टम से पैसा निकाल कर कंपनियों में जमा रहा है तो तुम भी उसी फ्लो में शामिल हो जाओ। रॉकफेलर स्टैंडर्ड ऑयल का मालिक था, जबकि बाकी सब उसके प्रोडक्ट्स खरीदते थे। वो सिस्टम से पैसा निकलने नहीं दे रहा था, वो सिस्टम से पैसा कमा रहा था। तुम भी यही कर सकते हो, उसके लेवल पर नहीं, अपने लेवल पर। एक्सट्रैक्टर्स को ओन करो, एक्सट्रैक्टेड मत बनो। डिस्क्लेमर, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये पैटर्न समझने की बात है। आखिरी बात, जॉन डी रॉकफेलर 1937 में 97 साल की उम्र में मरा। वो इतना जिया कि उसने अपने सिस्टम को हर इंडस्ट्री में फैलते देखा। उसने दुनिया को 5 सबक दिए। पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल करो, कंपटीटर्स को कंसोलिडेट करो, होल्डिंग कंपनी से लीगल प्रोटेक्शन लो, रेगुलेशंस को अपने हक में मोड़ो और चैरिटी से अपनी इमेज चमकाओ। ये सिस्टम 150 साल पहले काम करता था, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा। तुम इससे भाग नहीं सकते, लेकिन इसे समझ सकते हो। और जब तुम समझ लेते हो तो अंधेरे में नहीं रहते। तब तुम डिसीजंस कॉन्शियसली लेते हो, तब तुम अपनी पोजीशन बनाते हो। रॉकफेलर ने कहा था, कंपटीशन इज अ सिन। उसका मतलब था कंसोलिडेशन नेचुरल है। आखिर में सबसे पावरफुल ही जीतता है। 150 साल बाद हम उसी सिस्टम में जी रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, अब तुम्हें पता है। और ये जानकारी, ये ताकत है। सिस्टम को तोड़ नहीं सकते, लेकिन समझ कर उसमें अपनी जगह जरूर बना सकते हो। क्योंकि अंधेरे में रहना जरूरी नहीं, देखना सीखो, समझो और फिर पोजीशन लो।